आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन एंड ड्राइंग में चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं टेंशन मेंबर्स। टेंशन मेंबर लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। हमारे जो डिजाइन स्टेप्स हैं क्या रहते हैं, ठीक है जी। वन बाय अकॉर्डिंग टू द आईएस कोड 800/2007 स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग हमने सारी डिजाइन स्टेप्स के बारे में देखा। हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के थ्रू हम समझते हैं हमारे जो टेंशन मेंबर्स हैं उनको कैसे डिजाइन किया जा सकता है, ठीक है जी। तो डिजाइन है सिंगल एंगल सेक्शन, हमारे पास एक सिंगल एंगल सेक्शन है, ठीक है जी। 2 मीटर लॉन्ग, कितने मीटर का है? 2 मीटर लॉन्ग है, टेंशन मेंबर है। रूफ ट्रस में हम यूज कर रहे हैं कैरिंग एन एक्सियल पुल। एक्सियल पुल हमें गिवन है 140 किलो न्यूटन। और जब हम फिलेट वेल्ड कर रहे हैं और रिवेट वेल्ड कर रहे हैं तो दो एंड कनेक्शंस हैं हमारे पास, तो एंड कनेक्शंस को डिजाइन करना है अकॉर्डिंग टू द फिलेट वेल्ड और रिवेट्स, ठीक है जी। तो सबसे पहले हमारे पास जो डाटा गिवन है वो हम लिखेंगे। तो जो भी डाटा गिवन रहेगा वो हम कंसीडर करेंगे इसमें। तो डाटा गिवन जो भी है, जैसे हम बात करें सिंगल इंडियन स्टैंडर्ड एंगल्स को हम यूज एज टेंशन मेंबर मानेंगे। सिंगल इंडियन स्टैंडर्ड एंगल यूज्ड एज ए टेंशन मेंबर, ठीक है जी। तो हम एज ए टेंशन मेंबर इसको यूज करेंगे। उसके बाद देखिए जो हमारा एक्सियल पुल है, पुल लोड कितना लगा हुआ है? पुल लोड इक्वल टू क्या है? 140 किलो न्यूटन, ठीक है जी। 140 किलो न्यूटन लगा हुआ है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूं मैं, ठीक है जी। न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? 140 इंटू 10⁻³ न्यूटन, ओके जी। तो हमारे पास और क्या गिवन है? 2 मीटर लॉन्ग। तो लेंथ जो है हमारे पास, इफेक्टिव लेंथ कितनी है? इफेक्टिव लेंथ यानी कि स्मॉल एल की जो वैल्यू गिवन है हमारे पास, एल इफेक्टिव इक्वल टू 2 मीटर। अगर mm में कन्वर्ट करो तो 2000 mm, ठीक है जी। तो ये हमारे पास इफेक्टिव लेंथ ऑलरेडी गिवन है हमारे पास। तो वैल्यू जो है परमिजिबल स्ट्रेसेस अगर हम यूज करें, रिवेटेड यूज करें तो रिवेटेड एट एंड्स यूज करें तो हमारे पास जो परमिजिबल वैल्यूज हैं, परमिजिबल अगर मैं बात करूं सिग्मा 80, तो परमिजिबल टेंसाइल स्ट्रेसेस की वैल्यू क्या है? 150 न्यूटन पर mm²। ये हम ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है जी। और सिग्मा पीएफ की बात करते हैं, जहां टाउ पीएफ शियर स्ट्रेसेस की, जो परमिजिबल शियर स्ट्रेसेस जो वैरी करती है वो कितनी है? परमिजिबल शियर स्ट्रेसेस टाउ पीएफ रहेगा हमारे पास 108 न्यूटन पर mm²। और सिग्मा पीएफ बीरिंग स्ट्रेस, परमिजिबल बीरिंग स्ट्रेसेस की वैल्यू क्या है? 300 न्यूटन पर mm²। दो वैल्यूज हैं हमारे पास, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ये सिंगल इंडियन स्टैंडर्ड एंगल यूज किया हमने एज ए टेंशन मेंबर, जिसका लोड हम सब्जेक्ट कर रहा है, कैरी कर रहा है 140 किलो न्यूटन, और इफेक्टिव लेंथ हमें 2 मीटर गिवन है, और कुछ परमिजिबल स्ट्रेसेस की वैल्यूज हमें गिवन है क्वेश्चंस में। तो आगे हम देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, अगर मैं जो नंबर ऑफ कनेक्टेड बाय वेल्डिंग, तो जो हमारे मेंबर है, तो मेंबर को अगर मैं वेल्डिंग से कनेक्ट करता हूं तो सबसे पहला केस क्या है हमारे पास? फिलेट वेल्ड एट एंड्स। तो फिलेट वेल्ड को यूज करेंगे अगर हम, तो फिलेट वेल्ड को यूज करते हुए हम हमारी जो पहली केस क्या रहेगा? फर्स्ट केस में क्या है, जब हम मेंबर कनेक्ट कर रहे हैं बाय फिलेट वेल्ड, ठीक है जी। तो व्हेन द मेंबर इज कनेक्टेड, member is connected by welding at ends, ठीक है जी। एंड्स पे हमारे क्या है? वेल्डिंग हमने कनेक्ट की है, वेल्डिंग से हमने क्या किया है? मेंबर को कनेक्ट किया है। तो सबसे पहले देखिए नेट हमें डिजाइन स्टेप्स के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, इस क्वेश्चंस को देखेंगे, हम डिजाइन करेंगे हमें सिंगल एंगल सेक्शन को, ठीक है। तो हमारे पास नेट एरिया रिक्वायर्ड फॉर इंडियन स्टैंडर्ड एंगल। तो
तो फॉर सिंगल इंडियन स्टैंडर्ड एंगल के लिए हमारे पास नेट एरिया रिक्वायर्ड कितना रहेगा? इंडियन स्टैंडर्ड एंगल के लिए नेट एरिया रिक्वायर्ड, ठीक है जी। तो नेट एरिया रिक्वायरमेंट अगर देखो तो हमारे पास जो नेट एरिया आ रहा है यहाँ से लोड बाय, अगर हम रेशो करते हैं लोड और परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेसेस की, ठीक है, तो हमारे पास नेट एरिया निकाल सकते हैं हम। स्टेप 1 में भी हमने सीखा था जब हम डिजाइन स्टेप्स डिस्कस कर रहे थे, ठीक है जी। तो नेट एरिया जो हमारे का सिंगल एंगल का लोड बाय सिग्मा 80 यानी कि टेंसाइल स्ट्रेसेस, परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेसेस, तो लोड हमारे पास कितने हैं? 140 into 10 raised to power 3 न्यूटन डिवाइडेड बाय सिग्मा 80, परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेसेस 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर हमारे पास वैल्यू है। तो यहां से वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है? 933.3 mm स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया है? एरिया आ गया है, नेट रिक्वायर्ड एरिया फॉर सिंगल इंडियन स्टैंडर्ड एंगल, ठीक है जी। उसके बाद अज्यूमिंग टू द ग्रॉस एरिया, अगर सिलेक्शन करनी है, हमने सुटेबल सेक्शन की सिलेक्शन करनी है फ्रॉम द स्टील टेबल, तो उसके लिए हमारे जो अगर वेल्ड यूज करें तो वेल्ड में 10% से ज्यादा हमारा जो एरिया है वो हमने सिलेक्ट करना है फ्रॉम द एरिया रिक्वायर्ड से, ठीक है जी। तो अज्यूमिंग द ग्रॉस एरिया, assuming the gross area to be about 10% greater than the net area, तो नेट एरिया से हमारा क्या है? देन द नेट एरिया, तो नेट एरिया से हमारा जो 10% जो ग्रोस एरिया वो ज्यादा होना चाहिए, जो अपने रिक्वायर्ड एरिया है, नेट एरिया जो रिक्वायर्ड फाइंड आउट किया है लास्ट स्टेप में, ठीक है। तो हमारे पास ग्रोस एरिया क्या रहेगा? ग्रोस एरिया इज इक्वल टू नेट रिक्वायर्ड एरिया इनटू नेट एरिया इनटू 1.10। ऑलरेडी हम ये डिजाइन स्टेप्स में डिस्कस कर चुके हैं, तो यहां से हम ग्रोस एरिया की जो वैल्यू है लगभग निकाल सकते हैं, यानी कि 933.3 mm स्क्वायर इंटू 1.10 करता हूं, तो यहां से हमारे पास निकल की वैल्यू आएगी ग्रोस एरिया की। तो ग्रोस एरिया हमारे पास लगभग 1026 के लगभग आ रहा है, 1026.6 mm स्क्वायर ग्रोस एरिया लगभग आ रहा है। तो यहां से हम सिलेक्शन कर सकते हैं एक हमारे स्टील टेबल से हमारी जो सुटेबल सेक्शन की सिलेक्शन हो सकती है। तो नेक्स्ट हमारा जो रहेगा फ्रॉम द स्टील टेबल, जब हमने फाइनल स्टेप में क्या किया है, नेट ग्रोस एरिया रिक्वायर्ड निकाला जो 93.3 mm स्क्वायर आ रहा था, तो उसके बाद हमने देखा जो हमारे आईएस कोड की स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमारा जो ग्रोस एरिया वो 10% ग्रेटर देन होना चाहिए हमारे नेट एरिया से। तो हमने 10% ज्यादा कर दी, तो हमारे पास लगभग इतना एरिया है। तो इसके लगभग जो हमारा जो एरिया हम फाइंड करेंगे फ्रॉम द स्टील टेबल, तो वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो हम अज्यूम कर सकते हैं हमारे पास जो सिलेक्शन रहेगी एक सुटेबल सेक्शन की अकॉर्डिंग टू द ग्रोस एरिया और नेट रिक्वायर्ड एरिया की आइडिया लेकर हम क्या कर सकते हैं, स्टील टेबल से फाइंड आउट कर। तो फ्रॉम द स्टील टेबल try an unequal angle तो हमने अनइक्वल एंगल ट्राई करते हैं, ट्राई सेक्शन विद ग्रोस एरिया, अनइक्वल एंगल सेक्शन विद ग्रोस एरिया ग्रेटर देन 1026.6 mm स्क्वायर। तो ये जो हमने ग्रोस एरिया था, यहाँ से इसका जो हमारा जो अनइक्वल एंगल एक हमने ट्राई करना है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, ग्रोस एरिया जो एरिया 26.6 mm स्क्वायर से क्या हो थोड़ा ज्यादा रहे। तो हम ट्राई करते हैं जिसका एरिया इतना रहेगा
ट्राई 90, हम स्टील टेबल से हम फाइंड कर रहे हैं ट्राई इंडियन स्टैंडर्ड एंगल, इंडियन स्टैंडर्ड अनइक्वल एंगल ले रहे हैं 90 इंटू 60 इंटू 8, ठीक है। तो इंडियन स्टैंडर्ड अनइक्वल एंगल है ये, ठीक है। mm एट द रेट 87.3 न्यूटन पर मीटर, 87.3 न्यूटन पर मीटर। तो ये हमने एक एंगल अनइक्वल एंगल को सेक्शन को हम ट्राई कर रहे हैं। अगर इस सेक्शन के अकॉर्डिंग हमारी जो वैल्यूज हैं सेटिस्फाई रहती है तो हमारा जो सिलेक्शन किया गया सेक्शन है वो सही रहेगा, ठीक है। तो चेक करते हैं विद इट्स लॉन्गर लेग कनेक्टेड टू द गैजेट प्लेट, विद इट्स लॉन्गर लेग connected to the गैजेट प्लेट। तो गैजेट प्लेट के साथ हमारी जो लॉन्गर लेग है कनेक्शन है इसका, ठीक है जी। उसके बाद मैं देखूंगा प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी जब हम ये सेक्शन को ट्राई कर रहे हैं, तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड अनइक्वल एंगल 90 इंटू 60 इंटू 8 एट द रेट 87.3 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो ये एंगल ट्राई कर रहे हैं। तो फ्रॉम द स्टील टेबल इस सेक्शन जो हमने ट्राई किया है इसकी जो प्रॉपर्टीज है क्या रहेंगी, ग्रॉस एरिया है फ्रॉम द स्टील टेबल, ये वैल्यू जो आएंगी ये हम क्या से ले रहे हैं स्टील टेबल से। तो स्टील टेबल में ये गिवन रहेंगी ग्रॉस एरिया। तो ग्रॉस एरिया इस सेक्शन के अकॉर्डिंग हमारा कितना रहेगा 11.37 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास फ्रॉम द स्टील टेबल वैल्यू है इस सेक्शन की, ठीक है। तो इसको अगर मैं mm में कन्वर्ट करता हूं तो क्या आ जाएगा 1137 mm स्क्वायर, ठीक है जी, लिख सकता हूं। उसके बाद देखिए और जो प्रॉपर्टीज हैं, अगर मैं लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन की बात करता हूं लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन, तो लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन को हम डिनोट करते हैं आर मिनिमम से। तो आर मिनिमम इज इक्वल टू, ये भी फ्रॉम द स्टील टेबल्स हम ट्राई कर रहे हैं इस सेक्शन को। तो स्टील टेबल से जो वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं 12.8 mm, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो यूज की जा सकती हैं फॉर डिजाइन द सिंगल एंगल सेक्शन, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टीज हम ये आपको ध्यान में रखनी है, ये वैल्यूज हम यूज करेंगे आगे जब हम डिजाइन कर रहे हैं सिंगल एंगल सेक्शन को, ठीक है जी। तो देखिए नेक्स्ट अगर हमारा जो हमने सिलेक्शन की है एक सुटेबल अनइक्वल एंगल की जिसका साइज क्या है 90 into 60 into 8 at the rate 87.3 न्यूटन पर मीटर, ठीक है जी। तो इसके बाद देखिए जो हमारा नेक्स्ट अगर मैं बात करूं केस अंडर कंसंट्रेशन सिंगल एंगल सेक्शन कनेक्टेड विद द वन लेग ओनली। जब दो केसेस के अकॉर्डिंग हम समझ रहे हैं जब हमारा सिंगल एंगल सेक्शन है कनेक्ट किसके साथ है वेल्डिंग के साथ कनेक्शन हो रहा है, तो केस अंडर कंसिडरेशन तो हम केस कौन सा लेके चल रहे हैं जहां पे सिंगल इंडियन स्टैंडर्ड एंगल कनेक्टेड टू वन लेग ओनली, तो एक ही लेग को हम इस बार क्या कह रहे हैं कनेक्ट कर रहे हैं, इसको हम केस 1 मान लेते हैं। ये क्या है हमारा केस 1 है। तो केस 1 के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं और डिजाइन करते हैं हमारे जब हम क्या कर रहे हैं मेंबर को कनेक्शन कर रहे हैं बाय द वेल्डिंग एट एंड्स, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास नेट रिक्वायर्ड एरिया आना चाहिए। तो जब हम सिंगल इंडियन स्टैंडर्ड एंगल को कनेक्ट करते हैं ओनली वन लेग से, तो हमारे पास जो नेट रिक्वायर्ड एरिया रहेगा ए नेट इज इक्वल टू रहेगा हमारे पास जो रूल है A1 प्लस A2 इंटू के। तो A1 और A2 क्या है जो एरिया ऑफ द लेग्स है, तो 2 लेग्स हैं तो 2 लेग्स के लिए हमारा जो एरिया है एरिया ऑफ द कनेक्टेड लेग A1 क्या है एरिया ऑफ द कनेक्टेड लेग है A1 क्या है एरिया ऑफ द कनेक्टेड लेग। तो कनेक्टेड लेग की जो एरिया अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमारे पास क्या रहेगा रूल क्या है लेंथ ऑफ
लेंथ ऑफ लेग माइनस थिकनेस बाय 2, थिकनेस बाय 2 that flows into thickness, जो हमारी फिलेट वेल्ड इज अप्लाइड, जो हमारी थिकनेस जो रहेगी हमारे वेल्ड की इनटू टी कर देंगे। तो यहाँ से हम एरिया A1 निकाल सकते हैं। ये हमारा क्या है, जो एरिया रहेगा ये कनेक्टेड लेग के लिए रहेगा, एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग। उसके बाद बात करता हूं मैं एरिया ऑफ आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग लेग के लिए अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं, इसको मैं डिनोट कर रहा हूं A2 से। तो A2 के लिए हमारा रूल क्या रहेगा, लेंथ ऑफ लेग माइनस थिकनेस बाय 2 इनटू लेंथ ऑफ लेग, जो एरिया जो हमारी लेंथ रहेगी आउटस्टैंडिंग लेग की, माइनस थिकनेस और प्लेट बाय 2 इनटू टी। ठीक है, तो ये रूल इंपॉर्टेंट रहेंगे A1 और A2 को कैलकुलेट करने के लिए। और K यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, तो K को कैलकुलेट करने के लिए क्या रहेगा, K इज इक्वल टू क्या है हमारे पास कांस्टेंट 3A1 बाय 3A1 प्लस A2। तो ये कांस्टेंट को फाइंड आउट करने के लिए हम रूल अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं A1 की कैलकुलेशन करेंगे। तो A1 को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये रूल यूज होगा, लेंथ ऑफ लेग। तो लेंथ ऑफ लेग हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। तो लेंथ ऑफ लेग हमारे पास अगर मैं बात करूं कनेक्टेड लेग की, तो कनेक्टेड लेग हमारे पास 90, क्योंकि हमने जो सेक्शन सुटेबल सेक्शन सेलेक्ट किया वो क्या है, 90 इंडियन स्टैंडर्ड अनइक्वल 90 इंटू 60 इंटू 8 mm एट द रेट 83.7, ठीक है जी, न्यूटन पर मीटर। तो ये वैल्यू है, तो 90 इंटू 60। तो हमारे पास कनेक्टेड लेग कौन सी है, लॉन्गर लेग कनेक्ट की गई है। तो लॉन्गर लेग कनेक्शन अगर हम कर रहे हैं तो हमारे पास कनेक्टेड लेग 90 वाली है। तो लेंथ ऑफ लेग 90 इज माइनस थिकनेस हमारे पास कितनी है, 8 mm की है, 8 mm की थिकनेस है। तो 8 बाय 2 इंटू थिकनेस हमारे पास कितनी है, 8 की। तो ये फॉर्मूला यूज करके हमारे पास A1 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो A1 इज इक्वल टू 90 माइनस 8 बाय 2 करेंगे तो हमारे पास 688 mm स्क्वायर हमारे पास वैल्यू आ रही है A1 की। ठीक है जी। उसके बाद मैं बात करता हूं हमारे जो वैल्यूज हैं A2। तो A2 को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कैलकुलेशन करेंगे। तो ये हमारा क्या था, A1। उसके बाद A2 की वैल्यू फाइंड आउट करें तो A2 के हमारे पास क्या, लेंथ ऑफ लेग। तो लेंथ ऑफ A2 दूसरी लेग का जो लेंथ कितनी है, 60 है। तो 60 माइनस थिकनेस होगा, थिकनेस हमारे पास 8 है, 8 बाय 2 इनटू थिकनेस इनटू 8। तो आफ्टर द कैलकुलेशन जो वैल्यू निकल के आएगी वो हमारी क्या होगी, एरिया ऑफ द आउटस्टैंडिंग लेग। तो आउटस्टैंडिंग लेग की जो वैल्यू है हमारे पास कितनी आ रही है, यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं 448 mm स्क्वायर। तो ये वैल्यू दोनों हमने A1 और A2 की, A1 और A2 हमने फाइंड आउट किया है। तो इस फॉर्मूले में पुट करने के लिए नेट रिक्वायर्ड एरिया फाइंड आउट करने के लिए A1 A2 निकल गया। अब क्या रहेगा कि कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 3A1 3 इंटू A1 की वैल्यू कितनी है, 688 बाय 3 इंटू 688 प्लस A2 448। तो इसके आफ्टर द कैलकुलेशन जो वैल्यू निकल के आए वो कांस्टेंट K की वैल्यू होगी। तो कांस्टेंट K की वैल्यू हमारे पास आ रही है 0.82। ठीक है, तो ये हमारा K कांस्टेंट रहेगा। तो सारी की सारी A1 A2 और K की वैल्यू जो है हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो वैल्यू जो है हमारे पास किसकी आ जाएगी, तो ये वैल्यू जो है हमारे पास A नेट इज इक्वल टू A1 हमारे पास कितना आया था, 688 mm स्क्वायर प्लस A2 हमारे पास कितना है 448 इंटू K की वैल्यू आई है 0.82।
तो इस तरह से हम नेट रिक्वायर्ड एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेट रिक्वायर्ड एरिया हमारे पास कितना आ गया है 1055, ए नेट की 1055.36 mm स्क्वायर, 36 mm स्क्वायर आ गया है। ठीक है, ये हमारी वैल्यू जो है क्या है, अगर मैं देखूं ग्रेटर देन है रिक्वायर्ड 93.3.3 mm स्क्वायर से। तो ये रिलेशन देखिए, हमने पहले जो कैलकुलेट की थी वैल्यू नेट रिक्वायर्ड एरिया, जब हम वैलिडेट कनेक्शन कर रहे थे तो हमारी 1055 आ रही है, तो ये ज्यादा वैल्यू है। इसका मतलब क्या है, हमारी जो सिलेक्शन किया हुआ हमारे पास सेक्शन है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूं, अगर मैं स्लेंडरनेस रेशियो के लिए चेक करूं, तो स्लेंडरनेस रेशियो के लिए चेक करने के लिए हमारी जो वैल्यूज रहेंगी वो क्या रहेंगी, इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या, यहां से वैल्यू जो ए नेट रिक्वायर्ड एरिया जो आया है वो कितना है 1055.36 mm स्क्वायर, ग्रेटर देन आ गया 93.3 mm स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये वैल्यूज हमारी क्या है, हम नेट एरिया जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो हमने कैलकुलेट किया। ये क्या है, नेट एरिया प्रोवाइडेड, तो नेट एरिया जितना प्रोवाइड किया है ये वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है। उसके बाद देखिए जो हमारे स्लेंडरनेस रेशियो, तो स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यूज को भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, चेक फॉर स्लेंडरनेस रेशियो। तो डिजाइन स्टेप्स के अकॉर्डिंग ही हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, चेक फॉर स्लेंडरनेस रेशियो। स्लेंडरनेस रेशियो के लिए चेक करेंगे, तो सबसे पहले हमारे पास स्लेंडरनेस रेशियो को डिनोट करते हैं। तो स्लेंडरनेस रेशियो क्या होती है, इफेक्टिव लेंथ बाय लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन, इफेक्टिव लेंथ बाय लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन। तो लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन के इक्वल टू करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, इफेक्टिव लेंथ कितनी है 2000 mm है, और लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन हमने इस सेक्शन के अकॉर्डिंग फाइंड आउट किया था, कितना आया था हमारे पास 12.8 mm। तो यहां से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो वैल्यू जो रेडियस की 12.8 ली है फ्रॉम द स्टील टेबल आई है। ठीक है, तो स्टील टेबल से हमारा वैल्यू आई है, तो यहां से देखिए हमारे पास लैम्डा की वैल्यू जो हमारे पास कितनी आई थी 156.25। ठीक है, तो देखिए अगर नॉर्मल लोड है तो ये ग्रेटर देन 350 से लेस देन है, लेस देन किससे है 350 से लेस देन है ना, ये हमारी वैल्यू 350 से लेस देन है जो स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू आई, यानी कि इट शुड बी लेस देन 350 फॉर द सेक्शन टू बी सेव। ठीक है, तो इट शुड बी लेस देन 350 से कम है, तो इसका मतलब क्या है, द सेक्शन टू बी सेव, और द सेक्शन टू बी सेव, सेक्शन हमारा क्या है यहाँ पे सेफ है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, स्लेंडरनेस रेशियो को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम इसी क्वेश्चन को नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ाएंगे। तो हमारे जो डिजाइन है फिलेट वेल्ड का, फिलेट वेल्ड को हम डिजाइन कैसे करें, हमारी जो परमिजिबल स्ट्रेसेस परमिजिबल स्ट्रेंथ है कैसे कैलकुलेट करें, तो लेंथ क्या रहेगी हमारे फिलेट वेल्ड की वो भी देखेंगे। तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया है इस क्वेश्चन को, हम डिजाइन डिस्कस कर रहे हैं सिंगल एंगल सेक्शन के लिए, जो 2 मीटर टेंशन मेंबर एक हमने क्वेश्चन लिया है। ठीक है जी।